नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ क्रमांक 9वीं जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक विश्वनाथ प्रसाद जी हैं, तिवारी जी हैं। तिवारी जी जो हैं वो नागर जी का इंटरव्यू लेने जाते हैं। इसकी विधा जो है इस पाठ की वो साक्षात्कार है। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेना। तो वो तिवारी जी जो है वो नागर जी से का इंटरव्यू लेने जाते हैं। उनके जीवन से संबंधित जो भी बातें हैं उसको वो जानने के लिए उनके घर पे जाते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो बच्चों, पहले हम यह पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक के परिचय के बारे में जान लेंगे, गद्य संबंधी विषय पर जान लेंगे, फिर उसके बाद हम पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, चलिए हम लेखक के परिचय के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आपका जन्म 1941 में देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप हिंदी जगत के जाने माने कवि, लेखक, आलोचक एवं संपादक हैं। आप देश, काल और वातावरण के प्रति सजग और संवेदनशील रचनाकार हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं वह इस प्रकार से है। फिर भी कुछ रह जाएगा, ये जो है यह कविता संग्रह है। अज्ञेय पत्रावली, ये जो है यह निबंध है। अंतहीन आकाश यात्रा है। अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय वन यात्रा संस्मरण है। अस्ति और भवती, यह जो है यह आत्मकथा है। बातचीत, साक्षात्कार संग्रह आदि। इसके अलावा आपने और बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। प्रस्तुत साक्षात्कार में विश्वनाथ तिवारी जी ने नागर जी से तत्कालीन राजनीति, तत्कालीन यानी उस समय के, उन दिनों का जैसा राजनीतिक था उसके बारे में, सामाजिक परिस्थितियों, लेखकों आदि के बारे में अनेक प्रश्न पूछे हैं। इन सभी का जीवन एवं लेखन पर कितना और किस तरह का प्रभाव पड़ा, इसे साक्षात्कार के माध्यम से जानने का प्रयास किया है। तो बच्चों, आइए हम जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं यह पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। विश्वनाथ प्रसाद जी। तिवारी जी की अमृतलाल नागर जी से बातचीत। तिवारी जी, नागर जी, मैं आपको आपके लेखन के आरंभ काल की ओर ले चलना चाहता हूँ। जिस समय आपने लिखना शुरू किया उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था? किन लोगों से प्रेरित होकर आपने लिखना शुरू किया और क्या आदर्श थे आपके सामने? नागर जी, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में कवियों को ही अधिक पढ़ता था। स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कविताएं ज़्यादा पढ़ी। छापे का अक्षर मेरा पहला मित्र था। घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, एक सरस्वती और दूसरी गृहलक्ष्मी। उस समय हमारे सामने सर प्रेमचंद्र का साहित्य था, कौशिक का था। आरंभ में बंकिम के उपन्यास पढ़े, शरत चंद्र को बाद में, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और बिलायती 1930 के आसपास पढ़ा। उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। तिवारी जी जो हैं नागर जी से मिलने जाते हैं, उनका इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं और उनके दौरान दोनों में बात, उस समय उस दौरान उन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है यह जो है इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तिवारी जी जो रहते हैं वो पूछते हैं नागर जी से कि आप उस समय का साहित्यिक माहौल क्या था और आप किससे इतना प्रभावित हुए, किससे इतना प्रेरित हुए कि आपने लेखन कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और और आपके आदर्श क्या क्या थे, यानी आप किन नियमों को मानते थे, किसको नहीं मानते थे, आदि बातें तिवारी जी नागर जी से पूछते हैं।
फिर नागर जी उन्हें बताते हैं, अपना जवाब देते हैं, लिखने से पहले उन्होंने सबसे पहले पढ़ना शुरू किया, क्योंकि जब पढ़ाई करेंगे हमें ज्ञान रहेगा तभी तो हम उस चीज़ को लिख पाएंगे, और अगर कुछ ज्ञान ही नहीं रहा तो हम फिर कहाँ से लिखेंगे। इसके लिए नागर जी बता रहे हैं कि मैंने लिखने से पहले पढ़ना शुरू किया था। आरंभ में वो यानी जब वो पढ़ना प्रारंभ किए, शुरुआत किए, तब पहले वो कवियों की और ज़्यादातर अधिक कहानी पढ़ते थे, और उनमें ज़्यादा किन किन कवियों की कहानी या कविताएं पढ़ी उनके नाम इस तरह से: स्नेही जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की कविताएं उन्होंने ज़्यादा पढ़ी थी। छापे का अक्षर मेरा यानी उनका पहला मित्र था, और वो बता रहे हैं कि घर में वो 2 पत्रिकाएं उनके पिताजी मंगवाते थे, जो कि उनके मित्र थे। पहला पत्रिका जो था वह सरस्वती था, दूसरा जो था वह गृह लक्ष्मी था। और फिर नागर जी बता रहे हैं कि उनके सामने उस समय क्या क्या था। प्रेमचंद जी का साहित्य भी था और कौशिक का भी था। आरंभ में पहले यानी स्टार्टिंग में वो तो बंकिम चंद्र जी के उपन्यास पढ़े थे, फिर शरत चंद्र को बाद में पढ़ा, और वो बता रहे हैं कि उन्होंने प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का कहानी संग्रह देशी और विलायती 1930 के आसपास पढ़ी थी उन्होंने। फिर बता रहे हैं कि उपन्यासों में बंकिम के उपन्यास 1930 में ही पढ़ डाले। उसके अलावा आनंद मठ, देवी चौधरानी और एक राजस्थानी थीम पर लिखा हुआ उपन्यास उसी समय पढ़ा था। फिर लेखक जो हैं वो बता रहे हैं उनके बीच यानी क्या क्या बातें होती हैं उसके बारे में वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कौन कौन से लेखक के उन्होंने पुस्तकें पढ़ी, कौन कौन सी उन्होंने कविताएं पढ़ी, कौन से उपन्यास पढ़े, आदि विषय के बारे में नागर जी लेखक से बता रहे हैं। फिर आगे के परिच्छेद में क्या तिवारी जी क्या प्रश्न पूछते हैं नागर जी से, हम वो देखते हैं। फिर तिवारी जी प्रश्न पूछते हैं, क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे? नागर जी फिर जवाब देते हैं, नहीं, कोई आदर्श नहीं, केवल आनंद था पढ़ने का। सबसे पहले कविता फूटी साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 से 1929 में लाठीचार्ज हुआ था। इस अनुभव से ही पहली कविता फूटी, कब लोग कहो लाठी खाए। इसे ही लेखन का आरंभ मानिए। फिर तिवारी जी, इस घटना के बाद आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? नागर जी जवाब दे रहे हैं, नहीं गया क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। 1929 के बाद मेरी रुचि बढ़ी, पढ़ने में भी और सामाजिक कार्यों में भी। लेकिन मेरी पहली कहानी छपी 1933 में, अपशगुन। तुम्हारे गोरखपुर के मन्नत द्विवेदी लिख रहे हैं थे उन दिनों चंडीगढ़ प्रताप हृदय थे, जिनकी लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। फिर जब आगे यही लेखक पूछते हैं नागर जी से कि क्या देवी चौधरानी और सरस्वती से ही आप प्रभावित हुए और आपने लेखन कार्य करना प्रारंभ किया? तो फिर वो बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा कोई आदर्श नहीं था, वो सिर्फ केवल आनंद था पढ़ने का। उसके बाद वो बता रहे हैं कि जब सबसे पहले साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय 1928 से लेके 1929 में जब लाठीचार्ज हुआ था, तब इस समय उन्हें पहली कविता लिखने का सूझा, और उन्होंने फिर यह लिखा, कब लो कहो लाठी खाए। यही जो है, यही से ही नागर जी ने लिखना प्रारंभ किया, ऐसा वो बता रहे हैं। फिर आगे तिवारी जी जो है यानी लेखक जी जो हैं वो नागर जी से फिर प्रश्न करते हैं कि आप राजनीति की ओर क्यों नहीं गए? तो फिर बताते हैं नागर जी कि क्योंकि पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। जो नागर जी के पिताजी थे वो सरकारी कर्मचारी थे, यानी गवर्नमेंट जॉब किया करते थे वो,
और 1929 के बाद उनकी रुचि जो है वो पढ़ाई की ओर अधिक बढ़ी और सामाजिक कार्यों में भी। तो इसीलिए और वो राजनीति की ओर नहीं जा सके। और फिर उसी समय उनकी पहली कहानी जो थी नागर जी की 1933 में अपशकुन जो है वो छपी। और फिर उसके बाद वो बता रहे हैं कि गोरखपुर के मन्नन द्विवेदी लिख रहे थे उन दिनों, जो कि अधिक प्रसिद्ध लेखक थे। और फिर वहीं पे हृदयेश करके चंडी प्रसाद हृदयेश थे, जिनकी लेखन शैली ने भी नागर जी को प्रभावित किया था, ऐसा नागर जी बता रहे हैं। फिर आगे तिवारी जी नागर जी से क्या प्रश्न पूछते हैं, हम ये आगे के परिच्छेद में पढ़ेंगे। तिवारी जी, क्या उन दिनों आप पर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा? ऐसा तिवारी जी नागर जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। नागर जी जवाब दे रहे हैं, हाँ निश्चित रूप से पड़ा। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका, वह रोकना ही मेरे लेखन के लिए अच्छा हुआ। फिर तिवारी जी दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपके लेखन में गरीबों के प्रति जो करुणा है वह किससे प्रभावित है? करुणा यानी दया। फिर नागर जी जवाब दे रहे हैं, वह तो अपने समाज से ही उभरी थी। मेरी पहली कहानी प्रायश्चित इसका प्रमाण है। हमारे पारिवारिक संस्कार भी थे। मेरे पिताजी में एक अद्भुत गुण था, वे किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचते थे। इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। फिर तिवारी जी प्रश्न पूछ रहे हैं, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे, क्या उनका भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? फिर नागर जी जो है वो जवाब देते हैं कि उसी से तो पिताजी ने डांटा और रोका। काकोरी बम कांड हो चुका था, 1921 से आंदोलन तेज हो गए थे। इस तरह से नागर जी जो है वह अपने जीवन में घटित सभी घटनाओं को तिवारी जी से बारी बारी से बता रहे हैं। जब तिवारी जी पूछ रहे हैं कि उनके ऊपर गांधी जी के व्यक्तित्व का भी कुछ प्रभाव पड़ा, तब फिर वो नागर जी बताते हैं कि इसीलिए तो उनके पिताजी ने उन्हें आंदोलन में भाग लेने से मना किया था, लेकिन उनके रोकने का ही कारण था कि उनके ऊपर और भी अच्छा प्रभाव पड़ा और उनका लेखन कार्य और भी तीव्र गति से आगे बढ़ा। फिर तिवारी जी जो है वो नागर जी से पूछते हैं कि आपके मन में, आपके लेखन में जो है वह गरीबों के प्रति इतनी करुणा और दया क्यों दिखाई देती है, या आप किससे गरीबों के प्रति इतनी करुणा आपके मन में कहाँ से आती है और आप किससे प्रभावित हुए हैं? तो फिर नागर जी जवाब दे रहे हैं कि शायद से यह उनके परिवार का ही है, क्योंकि उनके पिताजी भी जो थे वह बहुत ही गरीबों के दुख से बहुत ही दुखी हो जाते थे। शायद से यह उन्हीं के पारिवारिक संस्कार हैं जिससे वो प्रभावित हुए हैं। और फिर आगे तिवारी जी फिर से प्रश्न पूछे थे कि आखिर वो क्रांतिकारी आंदोलन भी रहे थे, क्या उनका भी उस पर कुछ प्रभाव पड़ा? उस समय क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा था, ऐसा बता रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ उसी समय तो इसीलिए तो उनके पिताजी ने उन्हें रोका था और डांटा था। और फिर आंदोलन बता रहे हैं कि 1921 में आंदोलन जो था वह बहुत तेज हो चुका था। फिर तिवारी जी पूछ रहे हैं कि क्या सामाजिक आंदोलनों जैसे आर्य समाज का भी आप पर कुछ प्रभाव पड़ा? तो फिर नागर जी जवाब देते हैं कि आरंभिक असर है थोड़ा ज़रूर। मेरे पिताजी में एक अच्छी बात थी कि उन्होंने मुझे सामाजिक आंदोलनों में जाने से कभी नहीं रोका। जवाहरलाल नेहरू से मेरी भेंट 1933 में हुई। उनकी माँ मेडिकल कॉलेज में दाखिल थी और उसी समय मेरा छोटा भाई भी वहाँ दाखिल था। नेहरू जी जेल में थे। उनकी माँ के पास कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। मैं उनकी माता जी के पास रोज़ जाता था। पंडित जी जब जेल से छूटे तो मेरी उनसे वहीं भेंट हुई, जो प्रायः होती रहती थी। उनसे खूब बातें होती थी, हर तरह की। तिवारी जी फिर पूछ रहे हैं कि आपका पहला उपन्यास कौन सा है?
नागर जी जवाब दे रहे हैं। पहला उपन्यास लिखा 1944 में महाकाल, जो छपा 1946 में। बंगाल से लौटकर इसे लिखा था। फिर तिवारी जी बता रहे क्या यही बाद में भूख नाम से प्रकाशित हुआ? नागर जी बोले हाँ। फिर तिवारी जी बताते हैं कि आप जब आर्य समाज से प्रभावित हुए तो आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ा, आप वो बताइए। तो फिर बताते हैं कि नागर जी बोलते हैं कि उस समय थोड़ा असर हुआ था, क्योंकि उनके पिताजी उस समय अच्छी बात थी उनकी कि वो सामाजिक आंदोलनों में जाने से उन्हें कभी रोकते नहीं थे। और फिर उसी समय उनकी मुलाकात जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से हो जाती है 1933 में। और उसी समय उनकी माँ और उनका छोटा भाई जो है वो मेडिकल कॉलेज में दाखिल था। और फिर नेहरू जी जेल में थे। और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि उनकी माँ कुछ कश्मीरी लोगों को छोड़कर कोई आता जाता नहीं था। जब उनकी माँ हॉस्पिटल में थी, मेडिकल कॉलेज में थी, तो उनके माँ के पास कुछ कश्मीरी लोग ही आते थे जाते थे, बाकी और कोई भी आता जाता नहीं था। और इसीलिए उन पर भी थोड़ा सामाजिक आंदोलन का असर हुआ। और फिर जब पंडित जी से उनके जेल में जो भेंट हुई थी तो वह प्रायः होती ही थी और वो आपस में खूब बातें करते थे। इस तरह से वो बता रहे हैं। फिर आगे तिवारी जी पूछते हैं कि आपका पहला उपन्यास कौन सा है? तब बताते हैं कि उनकी पहली उपन्यास जो है वह है महाकाल, जो कि 1944 में उन्होंने लिखी थी, लेकिन वह छपी जो है 1946 में। वो बंगाल से लौटकर उसे लिखे थे। फिर तिवारी जी उनसे पूछते हैं क्या फिर बाद में वही भूख नाम से प्रकाशित हो गई? तो नागर जी बोले हाँ। इस तरह से आपस में तिवारी जी और नागर जी दोनों बात करते हैं। और फिर आगे की जो बातें हैं वो आपस में क्या क्या और बात करते हैं ये हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, यानी इस वीडियो के भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। बाय बाय बच्चों।